हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संधारित्र और परावैद्युतांक। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए संधारित्र जिसको बोलते हैं वो एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उसके ऊपर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा संधारित्र की धारिता क्या है? तो सबसे पहली चीज आता है हमारा संधारित्र। तो हम जानते हैं संधारित्र क्या है। संधारित्र एक युक्ति है। क्या है? एक युक्ति। ठीक, जो क्या कर सकती है? पर्याप्त मात्रा में आवेशों का संचयन करती है। आवेशों का संचयन। ठीक, इतना समझ में आ गया? आवेशों का संचयन तो करेगी, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आवेशों का संचयन। ठीक है, यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या कर सकती है? आवेशों की पर्याप्त मात्रा अपने ऊपर संचित कर सकती है, लेकिन सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो ये है, बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए। ठीक है, यानी कि आकार तथा आकृति में परिवर्तन किए बिना। आकार तथा आकृति में परिवर्तन किए। परिवर्तन क्या? आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना। ठीक, यानी कि ये तीन प्रॉपर्टियां होती हैं। मतलब कहने का है, एक तो सबसे पहली चीज एक डिवाइस है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? एक मतलब डिवाइस है, इसके ऊपर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। दूसरा, आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना। ठीक, ये तो हमारा किसके बारे में हो गया? ये हो गया हमारा संधारित्र के बारे में। किसके बारे में? संधारित्र। ठीक, अब दूसरी चीज, संधारित्र होता कैसा है? तो संधारित्र हमारा गोलीय भी हो सकता है। कैसा? गोलीय संधारित्र। गोलीय। दूसरा क्या हो सकता है? समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, और तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है। और भी है, मतलब किसी भी आकार का ये हो सकता है। समांतर हो गया, गोलीय हो गया, बेलनाकार भी हो सकता है। कैसा? बेलनाकार। ठीक, ये संधारित्र हो सकता है। क्लियर हो गया? तो हमने संधारित्र के बारे में जान लिया क्या चीज है। संधारित्र तो सिर्फ एक डिवाइस है। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है, देखिए एक तो संधारित्र हमारा इस तरह से हो सकता है, एक प्लेट पे धन, दूसरी पे ऋण। ठीक, एक गोलीय हो सकता है। क्लियर? एक कैसा हो सकता है? बेलनाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? बेलनाकार। बस इन सब का काम क्या होगा कि इसके ऊपर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। क्लियर हो गया? अब आती है इसके बाद धारिता। ठीक, धारिता क्या है? धारिता क्या चीज आती है? धारिता। तो धारिता किसे कहते हैं? ठीक, धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर होता है Q/V। क्लियर? ये तो एक धारिता की परिभाषा हो गई कि किसी की आवेश तथा विभव के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता बोलते हैं। ये इसकी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q/V। अब देखिए यहां पर हमने परिभाषा से क्या जाना था कि आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा की आवेशों की पर्याप्त मात्रा इसके ऊपर संचित की जाती है। ठीक है साहब, यानी कि चार्ज को स्टोर करा जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, अगर कोई संधारित्र है, इसके ऊपर अगर विभव बढ़ाया जाए, क्या विभव बढ़ाया जाएगा, तो विभव बढ़ाने से क्या होगा? इसके ऊपर आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित हो जाएगी। ठीक, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते हैं तो हम क्या लेके आते हैं? एक नियतांक लेके आते हैं जो हमारा होता है CV। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है फैराड। क्या होती है इसकी यूनिट? फैराड होती है। तो यहां से तो हमने Q का मान बना लिया। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं? C बराबर Q/V लिख सकते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि संधारित्र की धारिता क्या है? आवेश तथा विभव का अनुपात है। क्या है? आवेश तथा विभव का अनुपात। आवेश तथा विभव का अनुपात। आवेश तथा विभव का अनुपात होता है। ये क्या होता है? अनुपात। क्लियर? यानी कि विभव जो है किसके? आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है। विभव जो है आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। तो जब अनुक्रमानुपाती होता है तो हम क्या करते हैं? अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचे, ठीक, यानी कि संधारित्र की धारिता का हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमें? संधारित्र की धारिता का ग्राफ। तो देखिए क्या होगा, जब हम इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे
और जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो क्या करती है, एक सरल रेखा प्रदर्शित करती है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा में होगा। किसमें होगा? एक सरल रेखा में। ठीक, यानी कि अगर हम Q और V के बीच में ग्राफ खींच दें, Q और V के बीच में ग्राफ खींच दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और ये सरल रेखा जो है वो क्या बताएगी हमको? कि संधारित्र की धारिता बताएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है फैराड। क्या होती है? फैराड। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? दूसरी यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट। क्या होती है? कूलम पर वोल्ट। अगर हम यहां से इसकी विमा बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? विमा। हमको क्या करना है? इसकी विमा बनानी है। ठीक है, तो विमा बनाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? विमा तो हमें बनानी है साहब, विमा बनानी है। विमा बनाए बिना खेल चलना नहीं है। क्लियर? जब हम इसकी विमा बनाएंगे तो हम यहां से जानते हैं V बराबर कितना होता है? W/Q। ठीक है, विमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे छोटे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। क्लियर? तो यहां से क्या होगा? हमारी विभव की विमा बन जाएगी। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे? यहां से V का मान उठा के इसके अंदर रख दें तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा हमारा Q/V/Q। ठीक, ये कितना हो गया? Q²/V हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम इसकी विमा बना लेंगे। ठीक है, यानी कि विमा हो गई। तो हम यहां पर क्या करना है? W/Q रखना है। क्या रखना है? W/Q। ठीक है, और हम जानते हैं W की विमा कितनी होती है? ml2 t-2 होती है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा तो हो जाएगी AT² और नीचे कितनी हो जाएगी? ml2 t-2। ठीक, तो जब इसकी विमा बनती हुई आ रही होगी, ठीक है, जब हम इसकी विमा बना रहे होंगे तो हमको क्या करना है? अब क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके कैसी हो जाएंगी? ये सब माइनस की हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? माइनस की। तो m किसका हो जाएगा? -1। ठीक है, l ऊपर जाएगा तो काय का हो गया? -2 ml2 और t-2 t ऊपर ऊपर ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो कितना हो जाएगा? t⁴ और यहां पर कितना हो जाएगा? A2। ये हो गई इसकी संधारित्र की धारिता की विमा हो गई। क्या हो गई? संधारित्र की धारिता की विमा। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, मान लो कोई समांतर प्लेट संधारित्र है या कोई सा संधारित्र है, उसके ऊपर आवेश का मान 2 माइक्रोकूलम है। कितना है? 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और उसके ऊपर विभव जो है वो 1 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। इसके ऊपर धारिता कितनी होगी? तो धारिता निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, C = कितना होता है? Q/V। ठीक है, और Q का मान हमारा कितना है? 2 माइक्रोकूलम और V हमारा कितना दिया हुआ? 1 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 2, यानी इसका जो आंसर आ गया वो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा 2 माइक्रो कूलम पर वोल्ट या फिर हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। कितना हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट क्या होता है? फैराड के बराबर होता है। तो इस C बराबर कितना आ गया? 2 माइक्रो फैराड आ गया। कितना आ गया? 2 माइक्रो फैराड। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आवेश से चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर। U = होता है 12CV², U = होता है 12Q × V और U = होता है 12Q²/C। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पर ये ग्राफ जो खींचा था, ये ग्राफ, ठीक है, हम इसी से निकालेंगे। हम क्या करेंगे? इसी से ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक, तो ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, हमें क्या करना होगा? हमें समझना होगा इस ग्राफ को। ठीक है, देखिए आवेश और विभव का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या हमको मिलता है? क्या मिलता है हमको? संधारित्र की धारिता मिल जाती है। इस ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल जो होगा किए गए कार्य को प्रदर्शित करेगा साहब। ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? कार्य को। यानी कि ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक, काय को प्रदर्शित करेगा? ग्राफ का क्षेत्रफल किए गए कार्य को। किसको? किए गए कार्य को। ठीक, और कार्य किसके बराबर होता है? कार्य हमारा ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है हमारा किसके? ऊर्जा के। कार्य ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है साहब, यानी कि हमको इस ग्राफ से ही सारी कहानी रचनी है पूरी की पूरी। तो देखिए हम क्या करें, ये इसकी आवेश वाली भुजा है और ये इसकी विभव वाली भुजा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? इस वाली भुजा का इस तरफ एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। ठीक, जैसे ही हमने इसका परपेंडिकुलर वाला ग्राफ बना लिया तो ये वाली जो लाइन बनाई है हमने, ये काय को प्रदर्शित करेगी? ये भी Q को प्रदर्शित कर रही होगी। किसको? Q को। ठीक साहब, ये Q को प्रदर्शित करेगी। अब ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो कौन सा होगा? ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है? ठीक है, तो ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो ये वाला है।
ये जो रेखा आ रही है, ये जो एरिया बना रही है, ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करेगा? कार्य को प्रदर्शित कर रहे होगा। ठीक साहब, जब ये कार्य को प्रदर्शित कर रहा होगा तो इसका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। और हम जानते हैं ये कौन सा त्रिभुज बना रही है, तो ये त्रिभुज बना रही है कौन सा? समकोण त्रिभुज बना रही है, कोई सा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रही है। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो हम क्या करें, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए, इसको दे देते हैं हम पॉइंट बी। ठीक है साहब, ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होता है? हाफ आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार हमारा कितना है? ओ ए। कितना है? ओ ए। और ऊंचाई हमारी कितनी है? ए बी। कितनी है? ए बी। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है, ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रहा ओ ए। ओ ए वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? कैपिटल वी को। और ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू को। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक, और हम जानते हैं क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? कार्य के। और कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के। ठीक, तो यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, U इक्वल टू हाफ क्यू वी। ये आ गया हमारी ऊर्जा का पहला फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया? ऊर्जा का पहला फॉर्मूला ये आ गया। ठीक, अब हमको क्या बनाना है? ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता ही है। क्लियर। अब हमको इसका दूसरा फॉर्मूला निकालना है। तो हम जानते हैं धारिता की परिभाषा क्या कहती है, यानी कि धारिता की परिभाषा, धारिता से धारिता हमारी क्या कहती है? C बराबर होता है Q अपॉन V। तो हम यहां से क्या करें, एक बार Q का मान बना लेते हैं। तो Q बराबर कितना हो गया? CV हो गया। ठीक है, तो यहां से जो हमको मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा? U इक्वल टू हाफ। Q की जगह रखेंगे हम CV। कितना रखेंगे? CV। और एक V यहां पहले से मौजूद है, तो U इक्वल टू कितना हो गया? हाफ CV स्क्वायर हो गया। ये हमारा आ गया धारिता का दूसरा फॉर्मूला। क्या आ गया? ओ, धारिता कह रहा हूं, हमारी ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब हमको बनाना है तीसरा फॉर्मूला। क्या बनाना है? तीसरा फॉर्मूला। तो तीसरा फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहां पर क्या करें कि V की जगह यहां पर रख सकते हैं ना, V इक्वल टू, यहां से देखिए ये किसके बराबर होगा? V इक्वल टू होता है हमारा, यहां से बना लेंगे तो Q अपॉन C के बराबर हो जाएगा। किसके? Q अपॉन C के। तो ये कितना हो गया? U बराबर हाफ। इसमें रख दे V की जगह, इसमें V की जगह रख दे, तो यहां से बचेगा हमारा C। क्या बचेगा हमारा यहां से? C। और V की जगह हमने रखा तो कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C से C कैंसिल हो गया, तो U इक्वल टू कितना हो गया? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हो गया। ये आ गया हमारा ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला। ठीक, क्लियर हो गया। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया? ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे देगा। सपोज कीजिए कि कोई संधारित्र है, उसकी धारिता दी हुई है आपको 2 फैराड। कितनी दी हुई है? 2 फैराड। और V का मान दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट। कह रहा है कि इसके बीच की ऊर्जा निकाल दो। क्या निकाल दो? इसके बीच की ऊर्जा निकाल दो। क्लियर। तो जैसे ही हम इसकी ऊर्जा निकालेंगे, ठीक, यानी इसकी हमें क्या निकालनी है? ऊर्जा। एक क्वेश्चन तो ये इस तरह से दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है कि उसकी धारिता दी हुई है, धारिता दी हुई है 2 फैराड और Q का मान उसके ऊपर दिया हुआ है 2 कूलाम। कितना दिया हुआ है? 2 कूलाम। उसके बाद में आपसे ऊर्जा पूछ लेगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन में क्या है? अब Q और V दे देगा। क्या दे देगा? Q का मान दे दिया उसने कुछ 6 कूलाम और V का मान दे दिया आपको 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आपको ऊर्जा पूछ लेगा। और हम जानते हैं ऊर्जा के कितने फॉर्मूले होते हैं, तो ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं। U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, U इक्वल टू कितना होता है? हाफ QV होता है, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो हमें अपनी हैसियत के हिसाब से फॉर्मूला रखना है जो कि हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको? पहले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में आपको U पूछवा रहा है और C और V दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ये वाला लगा देंगे। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। और हाफ ये हो गया, C का मान हमें कितना दिया हुआ है? 2। कितना दिया हुआ है? 2। और V का मान भी कितना दिया हुआ है? 2। लेकिन इसका क्या होगा? स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, तो ऊर्जा कितनी आ गई? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गई इसकी ऊर्जा। कितनी आ गई? 4 ऊर्जा आ गई, 4 जूल आ गई ऊर्जा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है U फाइंड करवा रहा है, Q और C दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Q और C। तो Q और C फाइंड करने के लिए हम तीसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। ये होता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये हो गया हमारा हाफ, और Q की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर हो गया, और C कितना दिया हुआ है आपको?
2 दिया हुआ है, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया तो बचा कितना 1 जूल इसकी ऊर्जा आ गई। कितनी आ गई 1 जूल ऊर्जा। तीसरे क्वेश्चन में आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है 6 कूलाम और वोल्टेज दिया हुआ है आपको 4 वोल्ट, उसके बाद में आपसे ऊर्जा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, U इक्वल टू हाफ क्यू भी लगा देंगे। तो हाफ क्यू कितना हो गया 6 हो गया, V कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गए, 6 दूनी कितने होते हैं 12 जूल आंसर हमारा आ गया। क्लियर, 12 जूल हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो देखिए विलगित कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर को, क्या बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर होता है। ठीक है साहब, तो हम क्या करेंगे यहां पर हमको एक गोला बनाना है, ठीक है क्लियर, और इसके ऊपर हम क्या करें आवेश फैला दें। ठीक, यानी कि इसके ऊपर जब आवेश फैलेगा, ठीक है, तो इसकी जो कुछ त्रिज्या भी होगी, कुछ इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, मान लो हमारी ये त्रिज्या दी हुई है ये, ठीक, ये क्या है हमारी त्रिज्या, ये केंद्र है, ये त्रिज्या क्या है हमारी r है। स्मॉल r ले लें, कैपिटल R ले लें, O ले लें, कुछ भी ले लें। क्लियर, इसके ऊपर क्या है एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है। ठीक साहब, क्लियर हो गया। और हम जानते हैं संधारित्र की धारिता कितनी होती है, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता, ठीक, संधारित्र की धारिता जानते हैं हम कितना होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। क्लियर, दूसरी चीज अब इसके ऊपर विभव कितना होगा, तो इसके ऊपर विभव जो होगा समविभव होगा। क्लियर, समविभव तो होगा, लेकिन हम क्या करेंगे यहां से इस पॉइंट से इसको O लिया और इससे R मीटर की दूरी पर जो पॉइंट P माना है, ठीक है, यहां पर हम ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं, इस पर हम क्या करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव होगा इसके ऊपर, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस R को ले लेंगे हम, ठीक, यानी कि हमने कैपिटल R लिया है तो हम यहां भी कैपिटल R ही लेंगे। इस V का मान उठा के इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से करना है हमको, क्या करना है समीकरण 1 व 2 से। ठीक साहब, जब जैसे ही हमने समीकरण 1 व 2 किया, ठीक है, तो क्या होगा V का मान इसके अंदर चला जाएगा, तो V का मान जैसे ही इसके अंदर गया, ठीक, यानी कि हमको क्या करना है यहां पर V का मान उठा के इसके अंदर रख देना है। ठीक, जैसे ही हम इसके अंदर V का मान रखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको C इक्वल टू Q अपॉन, यानी कि ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक है R। तो ये क्या हो गया Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमको कितना मिला C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक, ये आ गया हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आ गया। कितना आ गया विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। अच्छा क्या हो, ठीक है, अभी क्या है इसके बीच में वायु है, क्या है वायु है। जब हम किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम को संधारित्र के अंदर लेके आते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, यदि तो हमने इसको वायु में मान लिया C0, क्या है जी वायु में आया है, किस में आ गया वायु में धारिता आ गई। ठीक, धारिता, अब हम क्या करेंगे के माध्यम में धारिता निकालनी है हमको, के माध्यम में धारिता। ठीक साहब, के माध्यम में जब हम इसकी धारिता निकाल ले होंगे तो हमको क्या करना है इस विभव के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग जब करेंगे तो यहां पर विभव का फॉर्मूला कितना हो जाता है जब के माध्यम में हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा Q अपॉन R हो जाएगा। तो हम जैसे ही उठा के इस वाले समीकरण में इसको मान रखते हैं तो हमें से क्या मिल जाता है C बराबर Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो गया तो C बराबर कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू R। ये क्या है किसी माध्यम में धारिता है, किसी माध्यम में धारिता, तो हम इसको लिख देते हैं C मीडियम। ठीक है, किसी माध्यम में धारिता। अब दूसरा एक फॉर्मूला और बन जाता है, अगर हम इन दोनों के रिलेशन से निकालें तो C बराबर हो जाता है हमारा के C0,
यानी कि हमको मालूम चल गया जब किसी के माध्यम में धारिता को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर के परावैद्युतांक लाके फिट कर देंगे, यहां पर धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है साहब, क्लियर। चलो इसके ऊपर देखते हैं न्यूमेरिकल। क्लियर। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या कहता है कि मान लिया हमने कि कोई एक परावैद्युतांक है, एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या दे रखी है आर। आर कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर की साहब, ये रहा। ठीक, उसकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। एक विलगित गोलीय चालक है, सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लें, 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर। क्लियर हो गया। और इसकी वायु में धारिता निकालनी है हमको। काय में निकालनी है, वायु में धारिता, वायु में धारिता। क्लियर हो गया। दूसरी हमें क्या निकालनी है, के बराबर 3 में धारिता, के बराबर 3 में धारिता इसकी निकालेंगे। क्लियर साहब। यानी कि अब हम फॉर्मूला जानते हैं, सी बराबर कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं जी, वायु में निकाल रहे हैं। काय में निकाल रहे हैं, वायु में। और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 के। तो जैसे ही हम इसका मान इसके अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि सी, तो ये उल्टा हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखना है तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ और आर का मान हमें कितना दिया हुआ है, 9 गुणा 10 की घात -2 दे रखा है। ठीक है साहब। तो क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की घात -2 ऊपर जैसी ही जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, प्लस की जाएगी तो -2। तो 10 और 2, 9 और 2 कितने हो गए, 11 फैराड उसकी धारिता आ गई। ठीक। जब हमको काय में निकाल लो, वायु में निकाल लो, तो हमारा ये आंसर आ गया। जब हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में निकालेंगे, ठीक है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में निकालेंगे तो सी बराबर कितना हो जाता है, के सी नॉट। और के अभी निकाल के लाए हो, सी नॉट की वैल्यू कितनी है, के तो हमारा दे रखा है, सी नॉट की वैल्यू है 10⁻⁻11। तो ये हो गई हमारी के माध्यम में धारिता। किस में हो गई, के माध्यम में धारिता हो गई जी। अब देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या कहती है। ठीक है। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया हमने। ठीक साहब, ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक प्लेट पे तो धनावेश है और दूसरी प्लेट पे क्या है, ऋण आवेश है। क्लियर। जब हमने इसको किसी सोर्स से जोड़ रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है। यहां से वोल्टेज आ रहा है, पृथ्वी में जितना चाहिए होगा उतना बैलेंस कर लिया, बाद बाकी सब पृथ्वी में चला जाता है। क्लियर हो गया। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होती है, धन से ऋण की ओर होती है। सपोज कर लिया ये जो प्लेटें हैं कुछ डी दूरी पर रखी हुई हैं। कितनी दूरी पर रखी हुई है, डी दूरी पर इनको रखा गया है। अब मान लिया इनके बीच में विभव कितना है, इनके बीच में विभव भी है। ठीक। तो हम जानते हैं क्या, अब सीधा सीधा हम लगा देंगे धारिता की परिभाषा से। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा, की परिभाषा। तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है, सी बराबर होता है हमारा Q/V। यहां से हमने एक समीकरण बना लिया। ठीक साहब। अब इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है, देखिए समान पृष्ठ घनत्व है दोनों के ऊपर, इसके ऊपर प्लस सिग्मा है और इसके ऊपर माइनस सिग्मा है। जब समान पृष्ठ घनत्व की दो प्लेटें हो, ठीक है, और उनके बीच में जब हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ठीक, अगर यहां पर कोई बिंदु लेते हैं तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। यहां पर कितनी होती है, यहां भी 0 होती है। बीच में कितनी हो जाएगी, तो बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक साहब। और दूसरी चीज हम जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र प्लस और माइनस के बीच में हो तो यहां पर ई का एक संबंध और आ जाता है, V अपॉन डी। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है साहब। तो वैद्युत क्षेत्र हमें 2 मिलेंगे। कितने, वैद्युत क्षेत्र 2 होंगे। वैद्युत क्षेत्र तो एक ही होगा, लेकिन एक विभव और दूरी के पद में फॉर्मूला लगाना है और एक आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के उसमें लगाना है। तो वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और वी नो डेट सिग्मा इक्वल टू कितना होता है हमारा
Q अपॉन A। मान लो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A है, ठीक। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर, एक एप्सिलॉन नॉट हो गया। और दूसरी चीज हम जानते हैं E इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन D। तो इसको समीकरण 2 दे देते हैं और इसको समीकरण हम 3 दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मान बराबर कर लें समीकरण 2 व 3 से। किससे, समीकरण 2 व 3 से। जैसे ही हमने समीकरण 2 व 3 करा तो हमको कितना मिल जाएगा, V अपॉन डी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करें, यहां से V का मान बना लें या Q का मान बना लें, तो मैं इसका मान बना लेता हूं Q का। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन डी A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस Q का मान उठा के मैं इसके अंदर रख दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस Q के अंदर रखा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा V अपॉन डी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन V। तो V से V कैंसिल हो गया। C बराबर कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ गई हमारी जब प्लेटों के बीच में वायु हो, और वायु में K का मान कितना होता है, 1। अब हम क्या करें कि इसके बीच में हम कोई K परावैद्युतांक वाला माध्यम लेके आते हैं। क्या, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में। तो K परावैद्युतांक उपस्थित हो, क्या हो, K परावैद्युतांक उपस्थित होगा, तो क्या होगा, उपस्थित हो, ठीक। तो हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा, C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये इसका सिद्धांत भी होता है, ठीक। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के, ठीक है, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, K के, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1 अपॉन D के, ठीक। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है, यदि K परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, या K परावैद्युतांक लाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और दूसरी चीज C इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन डी के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। और जब कोई संख्या किसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो वो जितनी कम होगी उसका मान उतना बढ़ेगा। तो हम यहां से कुछ निष्कर्ष निकाल लें, ठीक है। यहां से हमने एक निष्कर्ष निकाला, नंबर 1, क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ती है। क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ती है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ेगी और क्षेत्रफल घटने पर भी घटेगी। क्लियर। K परावैद्युतांक में क्या होता है, K परावैद्युतांक में, यानी कि परावैद्युतांक लाने से धारिता बढ़ती है, ठीक। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे किसी संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो नंबर 1, K परावैद्युतांक का मान लाके उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है, ठीक साहब। दूरी घटने पर धारिता बढ़ती है, दूरी घटने पर धारिता बढ़ती है, ठीक साहब, समझ में आ गया। यानी अगर प्लेटें जितनी पास आ जाएंगी तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, प्लेटें जितनी दूर चली जाएंगी धारिता उतनी घट जाएगी साहब। क्लियर हो गया। चलो अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में। अब हमको क्या करना है, 3 या 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है और उनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। काय में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो देखिए सबसे पहली चीज हमने बनाए कुछ संधारित्र, ठीक। ये हो गया हमारा संधारित्र 1, कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। क्लियर। अब इन संधारित्रों को हमने क्या करा, एक तार द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने C1 और इस धारिता का नाम दे दिया, संधारित्र का नाम दे दिया C2 और इसका नाम दे दिया हमने C3। इनको क्या करा, किसी तार द्वारा जैसे ही हमने जोड़ा, या तो हम यहां पर बिटरिया लगा दें या कुंजी K हो गई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एंड से हमने इसको जोड़ दिया। तो देखिए क्या होगा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम में, ठीक,
अब विभव है तो जाहिर सी बात है आवेशों का संचयन इसके ऊपर होने वाला है, विभव आ गया, ठीक, आवेशों का संचयन इसके ऊपर होगा, तो जैसे भी होगा वो हमको देखना है, ठीक साहब। अरे छोटा ना हो रहा है जी, चल भैया इधर चल जा। तो हम जानते हैं, देखिए श्रेणी क्रम में जब धारा का मान समान रहता है तो इसी तरीके से श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहेगा। क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट हमको मालूम चला कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है, आवेश का मान समान होता है। कैसा होता है, समान होता है, ठीक। दूसरी चीज, जब आवेशों का मान समान होगा तो यहां भी Q होगा, यहां भी Q होगा और यहां भी Q होगा, हर जगह आवेश का मान समान है। C1 C2 और C3 का मान निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर विभव कितना हो जाएगा, इसके ऊपर विभव V1, इसके ऊपर विभव कितना हो गया V2 और इसके ऊपर विभव कितना हो जाएगा V3, तीनों पर अलग अलग विभव होगा, ठीक है। तो समान होता है यानी कि Q1 का मान बराबर होगा Q2 के बराबर होगा, Q3 के बराबर होगा Q के। साहब इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक। दूसरी चीज है श्रेणी क्रम में विभव क्या होगा, विभव कितना होगा, तो विभव जो होगा इस बैटरी के योग के बराबर होगा, यानी कि V इक्वल टू कितना हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम जब इसके ऊपर धारिता की परिभाषा से लगाएंगे, इसके ऊपर धारिता की परिभाषा से, तो हम क्या करें, यहां से V1 का मान निकाल लें, तो C इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन V, ठीक है। तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q और V1। इसी तरीके से C2 कितना होगा, C2 इक्वल टू होगा हमारा Q अपॉन V2 और C3 इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन V3, ठीक साहब। यहां से हम V1 V2 V3 का मान निकाल के लाएंगे तो देखो V1 का मान कितना हो जाएगा, V1 हमारा होगा Q अपॉन C1, कितना होगा Q अपॉन C1। इसी तरीके से V2 का मान कितना होगा, V2 का मान होगा Q अपॉन C2 और V3 का मान कितना होगा, V3 का मान जो होगा वो कितना होगा Q अपॉन C3 होगा। जब V1 V2 वो V3 का मान निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है और C1 C2 और C3 का मान निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, उनको V1 और V2 V3 बना ले और इसका मान उठा के इसके अंदर रख दे, ठीक है साहब, रख देंगे साहब, रख ही रहे हैं, जिंदगी रखने में गुजर रही है साहब। जैसे ही हमने इसका मान रखा तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी V, ठीक है, V हो जाएगी हमारी। और हम यहां से अगर V का मान बनाना चाहें तो V का मान कितना हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा, हम बाद में बना लेंगे। तो ये जो हो गया हमारा कितना हो गया Q अपॉन C1 और ये कितना हो गया Q अपॉन C2 और ये हमारा कितना हो गया Q अपॉन C3। Q कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा Q कॉमन मिलेगा और कॉमन मिलके हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और वी नो डेट C इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन V, तो यहां से V अपॉन Q किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C के बराबर हो जाएगा, ठीक साहब। अब जब ये 1 अपॉन C के बराबर हो गया, ठीक साहब, 1 अपॉन C के बराबर हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन C रख देंगे और जैसे ही हमने इसको 1 अपॉन C रखा और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ रहा है, समझ ले बेटा समझ ले, ठीक। यानी कि यहां से हम एक निष्कर्ष और निकालते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों का मान कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो न्यूनतम मान कहां मिलता है, संधारित्रों का न्यूनतम मान श्रेणी क्रम में मिलता है, किसमें, संधारित्रों का न्यूनतम मान, क्या, न्यूनतम मान श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है, किसके क्रम में, श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है, ठीक साहब, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में चलते हैं संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में लाना है, ठीक साहब। तो हम क्या करेंगे, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में लगाया था, अब काय में लगा देंगे, समांतर क्रम में लगा देंगे। तो मान लिया हमारे ये तीन समांतर श्रेणी क्रम हमने, 3 समांतर प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिए, क्या ले लिए, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ये बना लिए। अब हमने क्या करा, इनको किसी तार द्वारा जोड़ लिया,
तो जैसे ही हमने इनको किसी तार द्वारा जोड़ा, ठीक, तो इनके ऊपर क्या होगा, कुछ कहानी होगी, कुछ कहानी होगी जो इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। पहले हमने काय में जोड़ा था, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 संधारित्र या 3 संधारित्र हम लेते हैं, ठीक है। कितने संधारित्र लेते हैं, 3 संधारित्र। इनका संयोजन हमें काय में करना है, समांतर क्रम में करना है, ठीक साहब। यानी कि जब हम इसका संयोजन समांतर क्रम में कर रहे होंगे तो कुछ कहानी ये बनाएगा अपनी। संधारित्रों का संयोजन करना है हमें समांतर क्रम में, काय में करना है, समांतर क्रम में, ठीक। तो एक ही संधारित्र लिया और एक ये, तो इस तरह से हमने क्या करे, 3 संधारित्र बना लिए। कितने संधारित्र बना लिए, 3 संधारित्र। अब इन संधारित्रों को हमें काय में जोड़ना है, समांतर क्रम में, तो हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ लिया, ठीक है साहब। यानी कि ये हो गया C1, एक हो जाएगा C2 और दूसरा हो जाएगा हमारा C3, ठीक। तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे 3 संधारित्र हैं या 3 से ज्यादा संधारित्र हैं, ठीक है, तो किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में वो इस प्रकार जोड़ते हैं, ठीक। तो हमने अब क्या करा, हिसाब से इनको अलग अलग नाम दे दिया। इसको नाम दिया C1, इसको नाम दिया संधारित्र C2, इसको नाम दिया हमने C3, ठीक। हमने क्या देखा था कि श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश का मान समान था। काय का मान समान था, आवेश का। तो इसमें क्या होगा, इसमें विभव का मान समान होगा। यानी कि समांतर क्रम में काय का मान समान रहता है। नंबर 1 पॉइंट हमको जो मिला वो ये मिला, नंबर 1, विभव का मान समान होगा। यानी क्या होगा, विभव का मान समान, ठीक। जब विभव का मान समान होगा तो इनके ऊपर आवेशों की मात्रा भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया कि इसके ऊपर जो आवेश है, ठीक है, इसके ऊपर आवेश हमारा Q1 और इसके ऊपर आवेश कितना होगा, Q2, इसके ऊपर आवेश कितना होगा, Q3। विभव का मान सबके ऊपर क्या होगा, विभव का मान सबके ऊपर समान होगा। तो इसके ऊपर भी विभव V होगा, इसके ऊपर भी विभव V होगा और इसके ऊपर भी विभव V होगा, ठीक। इतना हो गया। जब संधारित्रों का मान, संधारित्रों में क्या होता है, विभव का मान समान होता है, तो आवेश का मान क्या होगा, भिन्न होगा। आवेश का मान भिन्न, यानी कि आवेशों का मान भिन्न होगा, ठीक है। जिस चीज का मान भिन्न होता है हम क्या करते हैं, उसी के मान को योग करके निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर जो कुल आवेश होंगे वो कितने होंगे, Q = Q1 + Q2 + Q3, ठीक। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, क्लियर हो गया। अब Q1, Q2 और Q3 का मान हम कैसे निकालेंगे, धारिता की परिभाषा से, ठीक। तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है, धारिता की परिभाषा कहती है धारिता से, ठीक है, यानी कि धारिता से C = कितना होता है, Q/V होता है। कितना होता है, C = Q/V, ठीक साहब। जब यहाँ पर C = Q/V हमको मिल गया, क्या मिल गया हमको, C = Q/V मिल गया, ठीक है साहब। तो हम जानते हैं, फिर यहां से हम क्या करेंगे, Q का मान बना ले, तो Q = कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, Q1 = कितना होगा, C1V, क्योंकि विभव का मान तो सबके ऊपर समान है। यानी कि V1 = कितना होता है, V2 = V3 = V, सबका मान समान होगा। तो इसी तरीके से हमको Q2 मिलेगा, कितना मिलेगा, Q2 = मिलेगा C2V और Q3 = कितना मिल जाएगा हमको, C3V मिल जाएगा, क्लियर। तो कुल आवेश यानी कि Q1, Q2 और Q3 का मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। जब हम इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमको Q का मान कितना मिलेगा, C1V + C2V + C3V। हमने क्या करा, Q1, Q2, Q3 का मान उठा के हमने किस में रख दिया, इस समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर हमने बनाया था Q = CV कर ले, क्या कर लें, Q = CV। तो देखिए हम Q = CV जैसी करेंगे, Q = CV, तो कितना मिल जाएगा हमको, C1V। और हम यहाँ से क्या करें, V कॉमन ले लें, पूरा V क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। जैसे ही हमने V कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, C1 + C2 + C3 बचेगा। V से V कैंसिल हो गया, तो C = कितना हो गया, C1 + C2 + C3, ठीक। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि संधारित्रों में धारिता का अधिकतम मान कहाँ मिलता है, तो धारिता का अधिकतम मान हमें समांतर क्रम में मिलता है, ठीक है। कहाँ में मिलता है, धारिता का अधिकतम मान समांतर क्रम में मिलता है,
ठीक है, यानी कि धारिता का अधिकतम मान, ठीक, यानी कि धारिता का अधिकतम मान किसमें प्राप्त होता है? समांतर क्रम में प्राप्त होता है, समांतर क्रम में प्राप्त होता है। ठीक है साहब, यानी कि क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि आपको 3 संधारित्र दे दे, कितने दे दे? 3 संधारित्र दे दे, ठीक है, 3 संधारित्र देता है आपको, ठीक है, यानी कि 3 माइक्रो कूलाम के 3 संधारित्र हैं, कितने? 3 माइक्रो कूलाम के 3 संधारित्र ले ले, कितने? 3 संधारित्र, ठीक। नंबर 1, ठीक है, आपसे पूछ लेगा अधिकतम मान, ठीक है, यानी कि धारिता का अधिकतम मान। क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर 1, धारिता का अधिकतम मान, का अधिकतम मान, ठीक। नंबर 2, आपसे पूछता है धारिता का न्यूनतम मान। क्या? धारिता का न्यूनतम मान, ठीक। और इसका संयोजन कितने प्रकार से और हो सकता है, यानी कि संयोजन का प्रकार, संयोजनों का प्रकार, ठीक। हम यहीं से समझ लेंगे सारी चीजें। तो देखिए हमको 3 संधारित्र दिए हुए हैं, कितने? 3 संधारित्र दिए हुए हैं 3 माइक्रो कूलाम के, और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है धारिता का अधिकतम मान क्या होगा, धारिता का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम इन 3 संधारित्रों को जोड़ किस किस प्रकार से सकते हैं, ठीक है। तो देखिए संयोजन नंबर 1, ठीक है, एक तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि तीनों संधारित्रों को हम काय में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में, ठीक। इस पॉइंट को ले ले A और इसको ले ले B। दूसरा जो क्रम होता है वो क्या होता है कि दोनों संधारित्रों को हम काय में जोड़ दें? तीनों संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें, ठीक। एक तो ये क्रम हो गया, ठीक। किसी एक को पॉइंट ले लेते हैं A और किसी दूसरे को पॉइंट ले लेते हैं हम पॉइंट B, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन होती है, ठीक है, क्या करें हम? 2 संधारित्रों को श्रेणी में समांतर में जोड़ लें, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई A और B, ठीक। और एक लास्ट कंडीशन बचती है कि 2 श्रेणियों को एक समांतर में जोड़ दें। पहले तो इसको सही कर लें, ठीक है, यानी कि एक तीसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है, इसको ले लिया B। और चौथी कंडीशन जो होती है, 4 कंडीशन होती है, इस तरह से ही हम जोड़ सकते हैं जब 3 संधारित्र हमको दिए हुए हो, A और B। तो 3 संधारित्र दिए हुए हैं हमको, हमें धारिता का अधिकतम मान ज्ञात करना है, धारिता का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और धारिताओं को हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो देखिए हम इसी पॉइंट को जब समझेंगे, संयोजनों का प्रकार, ठीक है। एक तो होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम, ठीक है। मिश्रित क्रम में क्या होगा? श्रेणी और समांतर दोनों का साथ में सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इन संधारित्रों को इन प्रकार जोड़ सकते हैं, ठीक है साहब। 3 ही प्रकार हम इसको, 4 प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक साहब। तो हमने यहां पर प्राप्त किया क्या? 3 माइक्रो कूलाम का, वो 3 माइक्रो फैराड का 2 कूलाम तो उसका होता है, आवेश का मान हो जाएगा फिर तो ये, ठीक है, क्या हो जाएगा? आवेश का मान। तो हमको क्या लेना है? 3 माइक्रो फैराड के 3 संधारित्र हैं, 3 माइक्रो फैराड हो गया, ये हो गया 3 माइक्रो फैराड और 3 माइक्रो फैराड। सबके ऊपर हमें क्या रखना है? 3 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड, और इसके ऊपर भी हमको 3 माइक्रो फैराड रखना है। यहाँ भी क्या करना है? 3 माइक्रो फैराड लगाना है, और यहाँ भी 3 माइक्रो फैराड लगाना है, यहाँ भी 3 माइक्रो फैराड लगाना है, यहाँ भी कितना लगाना है? 3 माइक्रो फैराड, और यहाँ भी 3 माइक्रो फैराड, ठीक है, 3 माइक्रो फैराड। तो किसी भी संधारित्रों के 3 संधारित्र अगर हमको दिए हुए हैं तो उसके हमें 4 मान प्राप्त होते हैं, 2, एक अधिकतम, एक न्यूनतम, और 2 अलग प्राप्त, ठीक है साहब। हमें क्या निकालना है? तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाया, समांतर क्रम का एक कौन से फॉर्मूले में? श्रेणी क्रम में। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ठीक है, ये इतना मान होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको लगा लिया हमने 1/3, इसको कर लिया हमने 1/3, इसको भी कर लिया हमने 1/3। तो ये कितना हो गया? 3 नीचे से कॉमन आ गया, ऊपर कितना बचेगा? 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना हो गया? 1 माइक्रो फैराड। एक आंसर तो आ गया हमारा 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये कौन से क्रम में है? ये हमारे समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम का फॉर्मूला हम जानते हैं, C = कितना होता है? C1 + C2 + C3, ये होता है हमारा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? तीनों को हमें जोड़ देना है,
3 माइक्रोफेरेड के 3 लगा देने, ठीक है साहब, 3 + 3 + 3 तो ये कितना हो गया 9 माइक्रोफेरेड हो गया। ठीक, संधारित्रों को एक तो हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं और दूसरा इनका सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। किस पे? नेक्स्ट पेज पे। क्लियर? ये ले गए हम उठा के इधर की तरफ, ये हो गया हमारा सी का मान। ठीक, यानी कि अब तक हम क्या है 3 संधारित्रों के 2 अलग अलग मान देख चुके हैं। ठीक है साहब, अब हमें 1 माइक्रोफेरेड मिल गया और दूसरा कितना मिल गया 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है साहब, तो इसको हम क्या बोलते हैं न्यूनतम मान मिला हमको, न्यूनतम मान। ठीक, और यहां पर क्या मिल गया अधिकतम मान मिल गया। क्या मिल गया आपको अधिकतम मान। 2 कंडीशन बची, उनको और देख लेते हैं। तो 2 कंडीशन है हमको देखनी है, इस तरह से हमने इसको लगा लिया। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन तो हमारा ये है और दूसरा हमारा ये वाला लगा हुआ है। ठीक साहब, ये तीसरा और चौथी कंडीशन आ रही है, इसको हमें समझना। देखिए ये 2 काय में लगे हुए हैं, ये 2 हमारे लगे हुए हैं समांतर क्रम में और ये काय में लगा हुआ है श्रेणी क्रम में। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट मानते हैं के और यहाँ पर हमने ले लिया एल। तो हम क्या करेंगे के एल को हल कर ले, पहले इस पॉइंट को हल करेंगे, यानी कि के एल को हल करेंगे। तो जैसे ही हम के एल को हल करेंगे तो काय का फॉर्मूला है समांतर क्रम का, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है C = C1 + C2। C = C1 + C2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया 3 + 3, तो ये कितना आ गया आपको 6 माइक्रोफेरेड। आंसर इसका मिल गया। ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड एक सिस्टम का हुआ। अब हम क्या करेंगे दूसरा सिस्टम ड्रॉ करेंगे। अब एक ए बी को हल कर लेंगे, यानी कि एक 6 में आ गया और एक काय में आ गया 3 में आ गया। यहाँ पर हो गया 6 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर हो गया 3 माइक्रोफेरेड। ये हमारा पॉइंट कौन सा था जो हम के एल को हल करके आए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे ए बी को हल करेंगे। तो ए बी को जैसे ही हल करेंगे तो ये कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है ये वाला होता है 1/C1 + 1/C2। ठीक, अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, यहां से हमको 6 मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, 6 मिल जाएगा हमको कॉमन, और 6 × 6 होते हैं, 3 × 6 होते हैं। जैसे हम c का मान निकालेंगे तो 6 ऊपर 3 नीचे, 3 × 3 3 × 6 कितना हो गया 2 माइक्रोफेरेड हो गया इस कंडीशन में। अब ऊपर को 2 को हल करके लाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर के 2 को हल करेंगे तो इसको मान ले हम k और इसको मान ले हम l। ठीक है साहब, के एल हमने मान लिया। तो अब क्या करेंगे पहले के एल को हल करेंगे, के एल को हल कर रहे हैं। ठीक है साहब, के एल को हल कर रहे हैं तो ये कितना हो गया श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है 1/C1 + 1/C2 = 1/C। ये होता है। अब यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 1/3 और ये भी हो गया हमारा 1/3। ये हो गया 1/C और C = कितना, यहाँ से अभी C को निकालना है। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, ठीक है, इसको हम हल कर रहे हैं 1/C। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 3 कॉमन मिलेगा, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1। तो C = कितना हो जाएगा 3/2, यानी ये कितना हो गया 1.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है साहब, अब 1.5 माइक्रोफेरेड हो गया तो फिर इस सिस्टम को फिर ड्रॉ करेंगे हम। इस सिस्टम को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऊपर हमको कितना मिल गया, ऊपर तो मिल गया हमको 1.5 माइक्रोफेरेड का, 1.5 माइक्रोफेरेड, और नीचे हमको कितना मिल जाता है 3 माइक्रोफेरेड जो हमारा दिया हुआ था। ये हो गया A और ये हो गया हमारा B। ठीक है साहब, यहाँ 3 माइक्रोफेरेड हो गया। अब इसकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी, CAB निकाल है, CAB निकाल है तो ये कितना हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो गया हमारा 4.5 माइक्रोफेरेड। यानी कि 3 संधारित्रों को 4 क्रम में जोड़ा जा सकता है। एक में न्यूनतम मान मिलेगा, एक में अधिकतम मान मिलेगा, दूसरे हमारे मिश्रित क्रम के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमने कितने माइक्रोफेरेड का संधारित्र लिया है और उसके आंसर कितना आया है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए हमेशा याद रखना है अधिकतम समांतर क्रम में और न्यूनतम श्रेणी क्रम में प्राप्त होगा। ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया? हाँ ठीक है साहब। अब चलते हैं हम संधारित्रों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है, यानी कि हम समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र लिया हमने। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला कितना होता है, समांतर प्लेट संधारित्र कितना होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला होता है C = K∁0 A/D। ठीक है साहब, C = कितना हो गया
के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया हमारा ये फॉर्मूला। क्लियर। अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व कहते किसको हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं हम, ऊर्जा घनत्व होता है हमारा ऊर्जा घनत्व, ठीक है, यानी कि किसी चीज की ऊर्जा तथा आयतन का अनुपात, आयतन, ऊर्जा तथा आयतन का अनुपात, ऊर्जा और आयतन का अनुपात जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, और ये हो गया हमारा ऊर्जा घनत्व, और ये हमारी कितनी हो गई, ये हो गया हमारा आयतन, क्या हो गया हमारा ये आयतन V। और हम जानते हैं आयतन V इक्वल टू कितना होता है, क्षेत्रफल और दूरी। मान लो ये है हमारा, ठीक है, कोई बेलन है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, और ये हमारी क्या होती है ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल और ऊंचाई या दूरी का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है हमारा। ठीक है साहब। तो यहाँ पर हमको ऊर्जा का जो फॉर्मूला मिल गया वो कितना हो गया, U इक्वल टू U अपॉन A इंटू डी। और हम जानते हैं संधारित्रों की ऊर्जा, हम फॉर्मूला ले लिए U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्लियर। कितना ले लिया हम, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये इसका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस C का मान उठा के इसके अंदर रख देंगे। ठीक है साहब, इस C का मान हमने उठा के इसके अंदर रख दिया, तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, हाफ CV स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। और नीचे हमारा कितना है, क्षेत्रफल और दूरी है, तो हम C का मान उठा के इसके अंदर रखेंगे। तो C का मान हम जैसे इसके अंदर उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्या हो गया, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया हमारा। और यहाँ हमारा कितना बचता है, V स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो गया, क्षेत्रफल इंटू दूरी। क्लियर। क्या करेंगे, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बचा कितना हमारा, U इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। क्लियर। या तो हम इस ऊर्जा घनत्व को यहीं छोड़ दें, या तो हम इस ऊर्जा घनत्व को क्या करें, यहीं छोड़ दें, तो भी हो गया हमारा। और एक चीज और हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं हम, एक चीज जानते हैं सिर्फ, ठीक है, यानी कि हम जानते हैं, देखिए यहां पर हमको मिला कितना है, U इक्वल टू हाफ C वो हाफ K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और V अपॉन D का स्क्वायर ये मिला है। वी नो दैट विभव और दूरी का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ऊर्जा घनत्व हमारा कितना हो गया, यहाँ से हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। अच्छा, ये समांतर प्लेट संधारित्र की जो ऊर्जा घनत्व आई है वो किसमें आई है, जब K परावैद्युतांक उपस्थित हो। अब क्या करेंगे, वायु में निकालना है, काय में, वायु में, जब उसके बीच में कोई परावैद्युतांक ना हो। तो वायु में K का मान कितना हो जाता है, 1। तो U इक्वल टू कितना मिल गया हमको, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मिल जाएगा, जैसे हम K का मान उठा के रखेंगे। ठीक है। अब जरा इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखना है हमको। ठीक है। सपोज कीजिए कि आपसे ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊर्जा घनत्व, और K का मान उसने दिया है 3। ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। क्लियर। ऊर्जा घनत्व आपको निकालना है। U इक्वल टू कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है। और अगर K मौजूद हो तो कितना हो जाता है, हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाता है। और हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है। यानी कि ये हो गया 12, और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक है साहब। ठीक है। अब क्या करना है हमको, U का मान निकालना है। तो U का मान हमने निकाला तो इसको कर लिया हाफ, और K की जगह हमने कितना रख दिया, 3, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने कितना रख दिया, 8.85 गुणा 10 की घात -12, और E का मान हमने कितना रख दिया, 4 का स्क्वायर। ठीक है साहब। तो ये कितना हो गया, 1/, ठीक है, 1/2 इंटू 3, 8.85 गुणा 10 की घात -12 इंटू 4 चौक 16,
2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, 24 इंटू 8.5, 8 इंटू 10 की घात -12, ठीक है। ऊर्जा घनत्व यानी कि जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके ऊपर कि दो आवेशों को पुनरावृत्त करना है और वहनिष्ठ विभव निकालना है, ठीक है। चालकों को जोड़ने पर वहनिष्ठ विभव, तो देखिए हम क्या करेंगे, दो आवेशित चालक लिए जिनके ऊपर पहले से आवेश उपस्थित है, ठीक साहब। ये हमने कोई दो आवेश ले लिए, मान लीजिए गोलीय संधारित्र वाले दो आवेश लिए हमने, इनके ऊपर क्या है, पहले से ही ये आवेशित है, क्या है, पहले से ही आवेशित है, क्लियर। अब हमने इनको क्या करा, विद्युत रोधी स्टैंडों से इनको जोड़कर रख लिया है, ठीक साहब, ये रहे, क्लियर। अब हमने इनको एक धरती पर रख लिया, धरती मैया पे इनको देके रख लिया था, ठीक है। इस तरह से ये रखे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ आवेश है, कुछ आवेश उपस्थित है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ आवेश उपस्थित है। तो हमने एक को नाम दे दिया C1 और एक को नाम दे दिया हमने C2। क्या नाम दे दिया, एक को, इसको नाम दे दिया संधारित्र C1 और इसको नाम दे दिया हमने संधारित्र C2, क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जोड़ने से पहले इनके ऊपर धारिता की फॉर्मूला से C कितना होता है, Q/V, Q1/V1, और इसी तरीके से इनके ऊपर संधारित्र का फॉर्मूला कितना, Q2/V2 होगा। तो जोड़ने से पहले इनकी धारिताएं, तो ये तो कह रही जोड़ने से पहले धारिताएं आ गई, क्या आ गई, जोड़ने से पहले धारिताएं, जोड़ने से पहले धारिता, ठीक है। कितनी होगी, C1 = Q1/V1 और C2 = कितना होगा, Q2/V2। जोड़ने से पहले इनके ऊपर कुछ ऊर्जा होगी, जोड़ने से पहले ऊर्जा, क्या, ये हमने क्या निकाली इसके ऊपर, जोड़ने से पहले धारिता और जोड़ने से पहले ऊर्जा, क्या, जोड़ने से पहले ऊर्जा, ठीक है। तो U1 = कितना हो जाएगा, हाफ C1V1², ठीक है। U2 = कितना हो जाएगा, हाफ C2V2²। ये हमने इसके ऊपर देख लिया कि जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी है, जोड़ने से पहले धारिता कितनी है, ठीक है। अब क्या होगा, जोड़ने के बाद की कंडीशन चल रही है, ठीक है, जोड़ने के बाद, ठीक है साहब, यानी कि जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद में होगा क्या, या तो इसको हम चिपका दें या फिर हम क्या करें, किसी तार द्वारा इसको जोड़ दें। तो सपोज किया हमने इसको किसी तार द्वारा इस तरह से जोड़ दिया, ये तार द्वारा जैसे ही जुड़ेंगे संपर्क में आएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होने लगेगा, आवेशों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, जोड़ने के बाद क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है, आवेशों का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण होगा। इसका मतलब क्या है, आवेश इस तार द्वारा संधारित्र C2 पर आ जाएंगे। अगर C1 पे ज्यादा संधारित्र है तो क्या होगा, C1 पर ज्यादा वो है आवेश, किससे, C2 से। तो आवेशों का ट्रांसफर कहां से होगा, C1 से C2 होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो, C2 पे ज्यादा हो C1 से, तो क्या होगा, C2 से C1 की तरफ जाने लगेंगे, क्लियर हो गया। यानी कि एक कंडीशन में तो आवेश इधर से जाएंगे और दूसरी कंडीशन में आवेश इधर से जाएंगे, वो डिपेंड करेगा किस संधारित्र पर आवेश ज्यादा है, क्लियर। जोड़ने के बाद में होगा क्या, इनके ऊपर एक उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल होगा, यानी कि कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव होता है, क्लियर। जोड़ने के बाद में क्या होगा, इनके ऊपर विभव समान हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद की कंडीशन क्या होगी, इस पर भी विभव V होगा, इस पर भी विभव V होगा, ठीक है साहब। जोड़ने पर विभव V हो जाएगा, तो हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से V जो हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, Q/C हो जाता है, ठीक है। यानी कि जोड़ने के बाद जब उभयनिष्ठ विभव हुआ तो Q का मान किसके बराबर होगा, Q का मान बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 और धारिता कितनी रहेगी, C1 + C2। तो ये आ गया हमारा जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव। क्या आ गया, जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव आ गया, ठीक है ना। और हम जानते हैं एक उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहें, ठीक, तो दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे, देखिए
और वैनिश विभव हो गया। अब हम क्या करें, Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लें तो Q1 इक्वल टू कितना हो रहा है, यहां से Q1 इक्वल टू हो रहा है हमारा C1V1 और यहां से Q2 इक्वल टू कितना हो रहा है C2V2। ठीक है साहब, तो जोड़ने के बाद में जो ये कंडीशन और बनेगी तो हम क्या करेंगे, Q1 को रख देंगे C1V1 और Q2 को रख देंगे हम C2V2 और ये कितना हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये हमारा क्या आ गया, जोड़ने के बाद विभव आ गया, यानी कि जोड़ने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल आया है वो इतना हो गया। क्लियर। जब विभव समान हो जाएगा, दोनों के ऊपर कितना है विभव, इधर भी कितना हो गया विभव, इतना हो गया हमारा, यहाँ पर विभव हमारा हो जाता है V इक्वल टू Q1 अपॉन C1 निकाल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, V इक्वल टू Q2 अपॉन C2 हो जाएगा। क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर रख लें, ठीक है, तो आवेशों और धारिता का अनुपात आएगा। क्या, आवेश और धारिता का अनुपात, आवेश और धारिता का अनुपात, धारिता का अनुपात कितना होगा। ठीक है साहब, अब हमें अनुपात निकालना है तो इन दोनों का मान बराबर हो गया तो हम इसको क्या कर देंगे, Q1 अपॉन V1 और इसको कितना कर देंगे Q2 अपॉन V2। तो ये हो जाएगा, ओ V1 क्यों कर रहे हैं, C1 करेंगे ना। ठीक है, कितना कर देंगे Q1 अपॉन C1 और ये कितना हो जाएगा Q2 अपॉन C2। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो Q1 अपॉन Q2, दो आवेशों का अनुपात क्या होगा, दो संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में आती है कि इसकी ऊर्जा में कितनी हानि होगी। क्या निकालना है हमें, ऊर्जा में हानि। क्या निकालना है, ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि। ठीक साहब, ऊर्जा में हानि निकालनी है तो ऊर्जा में हानि क्या होगी, यानी कि कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी। ठीक है, किसकी, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, क्या, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और इसके बाद में क्या होगा, माइनस जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। क्लियर। तो देखिए, जोड़ने से पहले इनकी कुल ऊर्जा कितनी थी, तो हमने सपोज किया जोड़ने से पहले इनकी कुल ऊर्जा U है। कितनी है, U, और ऊर्जा में जो लॉस हुआ वो इतना हो जाएगा, यानी कि U माइनस U डैश। ठीक, हमने मान लिया जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितनी है, U डैश है, और जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी है, U है। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा U हो गया। तो हम जानते हैं U इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। कितना हो गया, ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या आ गई निकल के, ये हमारी आ गई जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। क्या आ गई, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, और जोड़ने के बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी। अब इसमें क्या होगा, विभव सेम हो जाएगा, यानी कि कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद जो कुल ऊर्जा हमारी बन रही है वो कितनी हो रही है, U डैश इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ठीक है साहब, U डैश इक्वल टू कितना हो गया हमारा, हाफ C1 प्लस C2 और यहाँ पर कितना हो गया, V स्क्वायर आ गया। क्लियर। ये क्या हो गया, हमारी जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा हो गई। ठीक, और हम जानते हैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो कितना होता है, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक साहब, अब हमको क्या करना है, इन तीनों कंडीशन को उठाकर इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है साहब, तो इसके अंदर हम जैसे ही पुट करेंगे, इसके अंदर हम जैसे ही पुट करेंगे तो पुट करने के बाद में हमें कुछ मिलेगा। इस वाली इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना है इनके मान, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, ठीक है, C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ। ठीक, यहाँ पर कितना मिल गया हमको, ये तो मिला है C1 प्लस C2 और V की जगह हमें कितना रखना है, ये वाला मान उठा के रखना है। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है साहब, एक स्क्वायर से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 सीधा सीधा ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक है साहब, माइनस बड़ा सा हम ब्रैकेट लगा के चल रहे हैं, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करना है, जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो फिर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सर, नहीं लिखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे सर। जैसे ही हमने इसका होल स्क्वायर खोला तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा, यानी कि प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस C1 C2 V1 V2, कितना हो जाएगा C1 C2 अपॉन यहाँ पर बचेगा हमारा C1 प्लस C2, ठीक था। बड़े ब्रैकेट में इसको हमने बंद कर लिया। अब क्या करना है, इसका गुणागणित इसके अंदर लगा देना है। तो इसका गुणागणित जैसे ही हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि C1 प्लस C2 और इसका मल्टीपल हमें किसमें करना है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। नीचे C1 प्लस C2 आ गया हमारा कॉमन, ठीक है, क्या आ गया कॉमन। इसके टर्म में माइनस का मल्टीपल जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, ये हो गए हमारे साथ, क्लियर। अब क्या करेंगे, C1 C2 का मल्टीपल इस पूरे टर्म के अंदर करेंगे। तो जैसे ही हम C1 C2 का पूरे टर्म के अंदर मल्टीपल करेंगे तो मैं इसको उठा के आगे की तरफ ले चल जाऊं। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। और C1 का मल्टीपल इसमें होगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का मल्टीपल इसमें होगा तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2 अपॉन, ठीक। नीचे कितना मिल रहा है C1 प्लस C2। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उन टर्म को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे और C1 C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे। ऊपर का टर्म जो बचा हमारा वो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, यानी कि ये बचेगा हमारा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और यहाँ पर कितना बच रहा है माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, कितना बच रहा है, ये सब बच रहा है हमारा। और ये हो गया हमारा C1 प्लस C2। अब यहाँ पर क्या है, देखो C1 C2 कॉमन है, C1 और C2 कॉमन है तो हम इसको क्या करेंगे, C1 C2 को हमने ले लिया कॉमन तो ये बच गया हमारा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2। और वी नो डेट ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ले लें या फिर हम V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर ले लें। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ गया U इक्वल टू कितना आया हमारा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या, ठीक, U इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों में से हम कोई सी भी कहानी इसके अंदर लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला तो हमारा क्या आ गया, एक फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक, ये U इक्वल टू हाफ C1 V2 स्क्वायर और ये हो गया मान लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज और देखना, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखना है, इस चीज को मैं उठा के लेके चल जाऊं इधर, ठीक, पहले वाले पेज पे चल रहे हैं, यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। यहाँ देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, दो प्लेटों का जो हमारा जो संधारित्र है उनका हमने संयोजन करा, लेकिन ये संयोजन जब हमने करा तो इनके बीच में ये लगा कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। क्या में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में, ठीक। अगर हम यहां से इसके श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकालें तो कितना हो जाता है, इसका हम जैसे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जैसे इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज इसके ऊपर जैसे ही ट्रांसफर हो रहा है तो या तो V1 में से V2 गया होगा, ठीक है, या फिर V2 में से V1 जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि विभवांतर का अंतर, विभव का अंतर और उनके संयोजन का फॉर्मूला जो होता है उनका गुणनफल क्या हो जाता है हमारा, ऊर्जा में हानि हो जाती है साहब, क्या हो जाती है, ऊर्जा में हानि, ठीक। तो हमको एक फॉर्मूला जो मिलेगा वो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ऊर्जा में हानि कितनी हो गई, इतनी हो गई, यानी कि ये क्या है हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और ये क्या है, विभव में परिवर्तन हो गया, क्लियर। तो मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर की, वो होगी हमारी वैद्युत चालन के ऊपर, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। या तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बनाएंगे या फिर 5वां 6वां चैप्टर जो हम एक ही साथ में लेके आ जाएंगे, ठीक है, किरचॉफ के नियम तक, क्लियर।
चलो